कभी कभी छुट्टियों की एक छोटी सी भूल हमें ऐसी जगह ले जाती है जहां से लौटना नामुमकिन होता है। द रूइंस 2008 की इस कहानी में डर मिट्टी में नहीं बल्कि उस रहस्य में छिपा है जो जिंदा है। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक अंधेरे कमरे में एक औरत डर से कांपते हुए रो रही है और मदद मांग रही है। वो फोन मिलाने की कोशिश करती है लेकिन फोन काम नहीं करता। तभी अजीब आवाजें आती हैं और कोई उसे अचानक खींच कर ले जाता है। दूसरी तरफ कैनकून के एक रिजॉर्ट में दो अमेरिकन कपल्स छुट्टियां मना रहे हैं। एक लड़की को एहसास होता है कि उसका ईयरिंग खो गया है, लेकिन एक जर्मन टूरिस्ट मैथियस उसे पूल के नीचे से ढूंढकर लौटा देता है। ग्रुप उसे थैंक्स कहने के लिए ड्रिंक्स पर बुलाता है, जहां पता चलता है कि मैथियस मेक्सिको इसलिए आया है ताकि अपने भाई को ढूंढ सके जो आखिरी बार यहीं देखा गया था। वो जगह बहुत रहस्यमयी होती है और किसी भी साइट या टूरिस्ट गाइड में उसका नाम नहीं होता। ग्रुप को वहां जाने की जिज्ञासा होती है, इसलिए अगली सुबह मैथियस उन्हें साथ चलने के लिए इनवाइट करता है। उस रात जब उसका बॉयफ्रेंड पास नहीं होता तो एमी नशे में हो जाती है और लगभग मैथियस को किस करने ही वाली होती है, लेकिन उसकी बेस्ट फ्रेंड स्टेसी उसे समय रहते रोक लेती है। अगले दिन सुबह एमी को तेज हेडेक होता है और वो कमरे से बाहर नहीं निकलना चाहती। फिर भी उसका बॉयफ्रेंड जेफ उसे मना कर बाहर जाने के लिए तैयार कर लेता है। मैथियस और उसका बेस्ट फ्रेंड डिमिट्री उस मैप की कॉपी बनाते हैं जिसे वो यूज कर रहे होते हैं। कुछ ही देर में ग्रुप शहर के सेंटर में पहुंचता है, लेकिन किराए पर लिए गए गाइड्स नजर नहीं आते और फोन भी नहीं उठा रहे होते। कोई ऑप्शन न होने पर वो लोग टैक्सी लेते हैं और फिर बाकी रास्ता पैदल चलने का फैसला करते हैं। टैक्सी ड्राइवर के पास एक बड़ा डॉग होता है जो ग्रुप को थोड़ा डरा देता है। जब उसे मैप दिखाया जाता है तो वो उस जगह जाने से मना कर देता है, लेकिन जब उसे ज्यादा पैसे का ऑफर दिया जाता है तो वो मान जाता है। टैक्सी ग्रुप को जंगल के किनारे छोड़कर चली जाती है। ग्रुप सोचता है कि वापस कैसे लौटेंगे। मैथियस का फोन चालू होता है और वो ड्राइवर का नंबर नोट कर लेता है। किसी गाइड के बिना और किसी अनजाने इंसान के बनाए हुए नक्शे पर भरोसा करके एक सुनसान जगह तक जाना, यही उनकी पहली बड़ी गलती थी। समझदारी होती तो सब होटल में ही सेफ रहते। जंगल में फंसे हुए उन्हें मैथियस के भाई की एक जीप मिलती है जो उसे कुछ अजीब लगती है। मैप के हिसाब से चलते हुए वो लोग जंगल के बीच से गुजरते हैं और ठंडा होने के लिए एक तालाब के पास रुकते हैं। वहां वो देखते हैं कि कुछ रहस्यमयी लोकल लोग दूर से उन्हें घूर रहे होते हैं। ग्रुप उनसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बच्चे कोई रिएक्शन नहीं देते। तभी मैथियस ने कुछ पत्ते और टहनियां हटाकर आगे का रास्ता ढूंढ निकाला। एमी को शक होता है कि ये रास्ता छुपाया गया था, लेकिन जेफ कहता है कि आर्कियोलॉजिस्ट्स ने ये सब जानबूझकर छुपाया होगा और वो एमी को आगे चलने के लिए मजबूर करता है। थोड़ी देर चलने के बाद ग्रुप को आखिरकार पुरानी इमारतें दिखती हैं और वहां की खूबसूरती देखकर सब हैरान रह जाते हैं। एमी कुछ फोटोज लेती है और मैथियस को अपने भाई का टेंट उस बिल्डिंग की छत पर दिखता है। तभी एक रहस्यमयी आदमी एक घोड़े पर आता है और अपनी लैंग्वेज में चिल्लाने लगता है। घोड़ा डर जाता है और पास आने से मना कर देता है। जेफ सोचता है कि वो आदमी पैसे चाहता है और उसे देने की कोशिश करता है, लेकिन वो मना कर देता है। फिर दो और लोग वहां आते हैं तो मैथियस अपने भाई की फोटो फोन में दिखाता है। वो लोग फोन पकड़कर ध्यान से देखने लगते हैं, लेकिन तभी एमी उन पौधों पर पैर रखकर उनकी तस्वीरें लेने लगती है, जिससे वो लोग गुस्से में आ जाते हैं और गोली मारने की धमकी देते हैं। में लोग पहले से ही तनाव में होते हैं और उस जगह की थोड़ी सी भी बेइज्जती उनके लिए हिंसा की वजह बन सकती थी। ये सोचकर कि शायद उन्हें तस्वीरें पसंद नहीं, डिमिट्री कैमरा उठाने के लिए पौधों पर पैर रख देता है। वो सब घबराए हुए थे। जब एक आदमी माफी मांगते हुए कैमरा वापस करने की कोशिश करता है तो मायांस उसकी छाती में तीर मारते हैं और फिर उसके चेहरे पर गोली चला देते हैं। पूरा ग्रुप डरकर सीढ़ियां चढ़कर भागने लगता है ताकि गुस्साए लोगों से बच सके। भागते हुए वो देखते हैं कि और भी मायंस खंडहरों को चारों तरफ से घेर रहे हैं, लेकिन कोई उनका पीछा नहीं करता। ऊपर उन्हें आर्कियोलॉजिस्ट का कैंप दिखता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। किसी के पास मोबाइल सिग्नल नहीं है और मैथियस का काम करने वाला फोन अब लोकल लोगों के पास है। छोटी के बीचों बीच एक गहरा कुआं है। मैथियस अपने भाई को बार बार बुलाता है जब तक कि झाड़ियों के बीच एक जोड़ी पैर नजर नहीं आते। वो दौड़कर पौधों को हटाता है और अपने भाई की लाश देखकर टूट जाता है। जेफ आसपास कुछ लोकल्स को देखता है और समझ जाता है कि और लोग भी आ रहे हैं, यहाँ तक कि उन्होंने कैंप भी बना लिया है। जब मैथियस आखिरकार पौधों से दूर होता है तो उसे हाथ धोने पड़ते हैं क्योंकि उसे एलर्जी हो रही होती है। अब ग्रुप इस पर चर्चा करता है कि क्या किया जाए, क्योंकि मायंस उन्हें बाहर नहीं जाने देंगे। जेफ का मानना है कि उन्हें बस बचाव का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि जब होटल वालों को उनकी गैर मौजूदगी का पता चलेगा तो वो पुलिस को बुला लेंगे और डिमिट्री के दोस्त भी रास्ते में होंगे। तभी उन्हें एक फोन की घंटी सुनाई देती है जो कुएं के अंदर से आती है। मैथियस एक टॉर्च उठाता है और अपने चारों ओर रस्सी बांधता है ताकि बाकी लोग उसे धीरे धीरे नीचे उतार सकें।
लेकिन कुछ ही सेकंड में रस्सी टूट जाती है और माटियस अंधेरे में गिर जाता है। वो लोग टॉर्च के टूटने की आवाज और माटियस की दर्द भरी आवाजें सुनते हैं। जो रस्सी उन्होंने इस्तेमाल की थी वो पुरानी और कमजोर निकली। उन्हें पहले उसे टेस्ट कर लेना चाहिए था। ये एकदम साफ नेग्लिजेंस थी। लड़कों ने फिर से रस्सी तैयार की और उसे स्टेसी से बांध दिया, जिसने दूसरी टॉर्च ली। जब वो उसे नीचे उतार रहे थे तो स्टेसी ने देखा कि पौधे पूरी दीवारों को ढके हुए हैं। तभी रस्सी अचानक रुक गई और लड़कों ने कहा कि आगे नहीं जा सकते, लेकिन स्टेसी अभी नीचे नहीं पहुंची थी। नीचे देखने पर उसे मटियास मदद के लिए चिल्लाता दिखा। उसे लगा बाकी दूरी ज्यादा नहीं है, इसलिए उसने रस्सी छोड़ दी और कूद गई। जमीन पर गिरते ही कांच के टुकड़े उसके शरीर में घुस गए। स्टेसी धीरे धीरे अपने घुटने से कांच के टुकड़े निकाल रही थी। तभी मटियास कहता है कि वो अपनी टांगें हिला नहीं पा रहा। स्टेसी चिल्लाती है कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है और वहां से बदबू आ रही है। लड़के सोचते हैं कि उन्हें नीचे एक अस्थायी स्ट्रेचर भेजना चाहिए ताकि दोस्तों को ऊपर लाया जा सके, लेकिन एमी कहती है कि जिसकी रीढ़ टूटी हो उसे हिलाना नहीं चाहिए। वो जल्दी से सीढ़ियां उतरकर मायन से मदद मांगने जाती है, लेकिन वो सिर्फ अपनी बंदूकें उसकी तरफ उठा देते हैं। जेफ उसे रोकने की कोशिश करता है और इसी दौरान एमी पौधों पर गिर जाती है, जिससे मायंस ने एमी पर चिल्लाना शुरू कर दिया। इससे वो बहुत गुस्सा हो गई और उसने उनकी तरफ कुछ बेलें फेंक दी। ज्यादातर लोग डरकर हट गए, लेकिन एक बेल एक बच्चे को लग गई। वहीं बड़ों के बीच बहस शुरू हो गई और उस बच्चे को गोली मार दी गई। उसकी माँ चुपचाप आंसू बहाती रही और जेफ उसे वापस ऊपर ले गया। मायंस की ये प्रतिक्रिया कि उन्होंने अपने ही बच्चे को सिर्फ बेल छूने पर मार दिया, ये दिखाती है कि यहाँ कोई बातचीत नहीं हो सकती। अब सिर्फ एक रास्ता बचा था, भाग जाना। ग्रुप ने जो हुआ उस पर चर्चा की और साथ ही एक खटिया बनाई। उन्हें महसूस हुआ कि वो लोग पौधे से डरते हैं, इसलिए उन्होंने डिमिट्री और बच्चे पर गोली चलाई और अब किसी को बाहर नहीं जाने देते। ग्रुप पहले ही उस पौधे को छू चुका है। कुएं के नीचे स्टेसी को फिर से फोन की आवाज सुनाई देती है और वो उसे ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन आवाज उन बेलों से आ रही होती है जो हिलती हुई लगती हैं। स्टेसी उन्हें छूने का फैसला नहीं करती। जब लकड़ी का स्ट्रक्चर तैयार होता है तो लड़के नीचे उतरते हैं, लेकिन रस्सी जमीन तक नहीं पहुंचती, इसलिए लड़कियों को मटियास को उठाना पड़ता है। जब वो उसे उठाते हैं तो उसका शरीर झुक जाता है और दर्द बहुत तेज होता है। फिर भी वो उसे स्ट्रक्चर पर बांधने में कामयाब हो जाते हैं। लड़के उसे ऊपर खींच लेते हैं और लड़कियों को भी वहीं लाया जाता है। जेफ मेडिकल स्टूडेंट होता है, इसलिए वो मटियास की चोटों का इलाज करता है और कहता है कि उसे हिलाना नहीं चाहिए। दवाइयों के लिए बैग चेक करते वक्त एम को जीप की चाबियां मिलती हैं। जेफ को डिमिट्री की अगली सुबह की फ्लाइट का टिकट मिलता है, जिससे उसे लगता है कि अगर डिमिट्री नहीं लौटा तो कोई उसे ढूंढने जरूर आएगा। स्टेसी का बॉयफ्रेंड एरिक टॉर्च चार्ज कर लेता है और जेफ मटियास को ठंड से बचाने के लिए उसे कंबल से ढक देता है। माथियस के पैर में इन्फेक्शन है और उसे मरने का डर है। एमी स्टेसी के जख्म साफ करती है। स्टेसी रोने लगती है क्योंकि उसकी वजह से मटियास का दर्द बढ़ गया था। जब पता चलता है कि मायंस अभी भी खंडहरों के चारों ओर हैं, तो सभी टेंट में सो जाते हैं। एमी को स्टेसी और एरिक की आवाजें सुनकर बुरा लगता है। अगली सुबह जेफ पत्तों पर पेशाब करता है और एक कंकाल देखकर डर जाता है। स्टेसी जब उठती है तो घबरा जाती है क्योंकि बेल उसकी टांग में लिपटी होती है। एरिक उसकी मदद करता है बेल हटाने में। दोनों चौंक जाते हैं जब पता चलता है कि पौधा जख्म के अंदर बढ़ रहा है। फिर एरिक उसे खींचने लगता है, जबकि स्टेस कहती है कि उसे पौधे की हलचल महसूस हो रही है। तभी मटियास कहता है कि कुछ गड़बड़ है और एमी जाकर जांचने लगती है। कंबल हटाते ही उसे पौधा उसके दोनों पैरों में लिपटा हुआ मिलता है। जेफरी उसकी मदद करता है बेलें निकालने में, लेकिन पैरों में कई जख्म हो चुके होते हैं जिन्हें साफ करना पड़ता है। जो फोन बिल्कुल नीचे पड़ा था वो फिर से बजने लगता है। एमी और स्टेसी टॉर्च लेकर नीचे जाती हैं। आवाज एक सुरंग से आ रही होती है और उन्हें पत्तों पर चलकर अंदर जाना पड़ता है। सुरंग में उन्हें एक औरत लताओं में फंसी मिलती है और जब उसे घुमाती है तो पता चलता है कि वो मर चुकी है। फोन उसके हाथ में होता है तो दोनों जल्दी से उसे उठा लेती हैं, लेकिन पता चलता है कि फोन टूट चुका है। फिर से वही आवाज बजने लगती है और उन्हें समझ आता है कि ये फूल हैं जो कंपन से टोन की नकल कर रहे हैं। जब एमी उन्हें छूने की कोशिश करती है तो बेलें उसकी कलाई पकड़ लेती हैं, लेकिन वो खुद को छुड़ा लेती है। छूटते ही पौधे दीवारों पर कांपने लगते हैं और एक शव को धकेलते हुए मशाल छीन लेते हैं। लड़कियां सुरंग में दौड़ती हैं, जबकि बेलें उन्हें पकड़ने की कोशिश करती हैं। एमी बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है, लेकिन स्टेसी के पैर बेलों में फंस जाते हैं और वो गिर जाती है। पौधे उसे खींचने लगते हैं, लेकिन एमी पीछे मुड़कर उसका हाथ पकड़ती है और उसे बचा लेती है। दोनों दौड़ती हुई रस्सी तक पहुंचती हैं और जोर जोर से चिल्लाती हैं। तब जाकर लड़के उन्हें ऊपर खींचने लगते हैं।
दीवारों की बेलें उन्हें पकड़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन किस्मत से वो ऊपर पहुंच जाती है। फिर से पकड़े जाने से पहले ग्रुप में इस बात पर बहस होती है कि अब क्या करना है। एरिक बाहर जाकर मदद लाना चाहता है, लेकिन जेफ याद दिलाता है कि मायन लोग उन पर गोली चला सकते हैं अगर वो खंडहर से बाहर निकलने की कोशिश करें। उसे लगता है कि कोई उन्हें ढूंढने जरूर आएगा और तब तक उन्हें सिर्फ जिंदा रहना है। फिर सभी खाना और पानी बांटते हैं और सिर्फ थोड़ा सा खाते हैं। जेफ मथायस के साथ पानी शेयर करता है और देखता है कि उसकी हालत और बिगड़ रही है। इसके बाद वो सबको बताता है कि अगर उन्हें मथायस को बचाना है तो उसकी टांगें काटनी होंगी ताकि इन्फेक्शन न फैले। फिर एक और बहस शुरू हो जाती है, लेकिन माथियस बीच में बोल पड़ता है कि ये कर दो। लड़कियां टेंट में इंतजार कर रही होती हैं। तभी जेफ उसे थोड़ी शराब पिलाता है और उसके मुंह में बेल्ट डाल देता है ताकि वो काट सके। एरिक उसकी टांगे पकड़ता है और जेफ एक पत्थर गर्म करता है जिससे हड्डियां तोड़ी जाती हैं। फिर छोटे चाकू से कट लगाता है। मथायस लगातार चिल्लाता रहता है। एरिक को उसे पकड़कर रोकना पड़ता है। फिर जेफ गर्म तवे से कटे हिस्सों को जलाता है। उसकी चीखें सुनकर लड़कियां बाहर आ जाती हैं और जेफ पर चिल्लाती हैं क्योंकि उसने कहा था उसे दर्द महसूस नहीं होगा। बहुत बुरा होता है। उसी वक्त बेलें कटे हुए पैर को खाने लगती हैं, जिससे साफ हो जाता है कि ये पौधा मांसाहारी है। उस रात जेफ फिर से सीढ़ियां उतरता है, लेकिन मायन लोग अब भी उस जगह पर निगरानी रखे होते हैं। स्टेसी टेंट में रोती रहती है, जबकि एमी और एरिक बाहर बैठे बात कर रहे होते हैं। एमी अचानक भावुक हो जाती है और सिर एरिक के कंधे पर रख देती है। एरिक उसे चुप कराने की कोशिश करता है। एमी की हल्की कराह सुनकर स्टेसी बाहर आ जाती है और सब कुछ गलत समझ लेती है। फिर बहस शुरू हो जाती है और जब जेफ लौटता है तो स्टेसी गुस्से में अपनी बात कहती है। एमी पहले ही उसे धोखा दे चुकी थी। जब बात जिंदगी और मौत की हो तो ग्रुप का एकजुट रहना सबसे जरूरी होता है। आपसी शक ने उन्हें कमजोर बना दिया। सबका ध्यान बंटा हुआ था, इसलिए किसी ने नहीं देखा कि बेलें धीरे धीरे मथायस की तरफ बढ़ रही हैं। वो उसके मुंह में घुस जाती हैं और उसका दम घुटने तक मार देती हैं। जेफ जब तक देख पाता और उसे बचाने की कोशिश करता, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। स्टेसी घबरा जाती है। उसे लगता है कि बेलें अब उसके अंदर भी हैं और वो उसे भी मार डालेंगी। वो सबको दिखाने के लिए चाकू उठाती है, लेकिन एरिक उसे कुछ करने से पहले रोक लेता है। फिर भी स्टेसी गुस्से में चिल्लाती रहती है और एरिक को दूर धकेल देती है। तभी सभी एक आवाज सुनते हैं और महसूस करते हैं कि फूल वही बातें दोहरा रहे हैं जो स्टेसी ने कही थी। उसकी आवाज और अंदाज की भी नकल कर रहे होते हैं। अगली सुबह जेफ और एमी देखते हैं कि मयन लोग खंडहर के चारों तरफ जमीन में नमक डाल रहे हैं ताकि बेलें फैल न सकें। जेफ सोचता है कि ये पौधा बहुत पुराना होगा, क्योंकि यहाँ तक कि जानवर भी पास नहीं आते। उसी वक्त एरिक टेंट से बाहर आता है और बाकी दोस्तों से कहता है कि स्टेसी को देखने चलें। तब पता चलता है कि स्टेसी की त्वचा पर कुछ हिल रहा होता है और वो उसे हटाना चाहती है। जेफ उसकी टांग पर थोड़ा अल्कोहल डालता है और एक छोटा कट बनाता है, फिर उंगलियां डालकर पौधा खींचता है। स्टेसी दर्द से चिल्लाती है, लेकिन फिर भी उसे कहती है कि वो रुके नहीं। इसके बाद जेफ उसकी पीठ पर भी ऐसा ही करता है और वहां से कई बेलें निकालता है। जख्म साफ करके उन्हें बंद किया जाता है। इसके बाद ग्रुप आखिरी बार खाना खाता है। स्टेसी थोड़ी अजीब तरह से बिहेव करने लगती है। उसे लगता है कि अभी भी कुछ उसकी त्वचा के नीचे है। सबको उसे रोकना पड़ता है ताकि वो खुद को और नुकसान न पहुंचाए। उसे बोतल दी जाती है और जैसे ही वो पीती है, स्टेसी के माथे पर एक बेल लगी होती है। वो दोस्तों की नजरें देखकर बिना कुछ कहे ही घबरा जाती है। एरिक मान चुका होता है कि अब कोई उन्हें बचाने नहीं आएगा और वो कहता है कि वो उसी रात यहाँ से जाने वाला है। बाद में जब सब थोड़ी देर के लिए सो रहे होते हैं, स्टेसी को कोई आवाज सुनाई देती है और वो टेंट से बाहर निकल जाती है। चाकू लेने के बाद वो फिर से उन फूलों की आवाज सुनती है जो उसकी ही आवाज में दोहरा रहे होते हैं कि वो बेलें काटना चाहती है। कुछ सेकंड बाद बाकी लोग बाहर आते हैं और स्टेसी को खून से भरे हुए जगह में खड़ा पाते हैं। उसके शरीर पर कई कट लगे होते हैं। वो पूरी तरह से बदल चुकी होती है। स्टेसी पागल हो चुकी होती है और खुद को काटना बंद नहीं कर पा रही होती। जेफ जब उसे रोकने की कोशिश करता है तो वो उस पर चाकू से हमला कर देती है और उसका हाथ काट देती है। इसके बाद एरिक भी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन स्टेसी बेकाबू होकर गलती से उसके सीने में चाकू घोंप देती है। एरिक वहीं गिर पड़ता है और मर जाता है। स्टेसी भी टूटकर बिस्तर पर गिर जाती है। कुछ देर बाद बेलें उसके पैरों को पकड़कर उसे घसीटने लगती हैं। स्टेसी दर्द सहन नहीं कर पाती और रहम की भीख मांगती है। एमी उसे मारने से मना कर देती है, लेकिन जेफ उसके शरीर से चाकू उठाकर ये काम खुद कर देता है। इसके बाद जेफ एमी के शरीर को खून से ढक देता है और उसे तैयार करता है। जेफ एमी से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, दौड़ना मत छोड़ना। फिर वो उसे गोद में उठाकर सीढ़ियां उतरता है और जमीन पर इस तरह रख देता है जैसे वो मर चुकी हो।
जेफ उसे अलविदा कहता है और मायन लोगों की तरफ बढ़ता है ताकि सबकी नजरें उसी पर रहें। अचानक वो एक कदम और आगे बढ़ता है और जोर से एमी का नाम चिल्लाता है। उसी पल एमी भाग जाती है और मायन लोग जेफ पर गोली चला देते हैं। जेफ जानता था कि वो बच नहीं पाएगा, इसलिए उसने अपनी मौत को एमी के लिए एक मौका बना दिया। उसी वक्त बेलें उसके ऊपर लटकने लगती हैं। उसका शरीर देखकर मायन नेता उसकी तकलीफ खत्म करने के लिए उसके सिर में गोली मार देता है। बाकी लोग एमी का पीछा करने लगते हैं, जो जंगल में तेजी से भाग रही होती है। वो कई बार फिसलती है, गिरती है और तीर उसके आसपास के पेड़ों से टकराते रहते हैं। किस्मत से एमी आगे बढ़ने में कामयाब रहती है और जीप तक पहुंच जाती है। चाबियां काम कर जाती हैं और वो तुरंत वहां से निकल पड़ती है। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि उसे महसूस होता है कि उसके चेहरे पर एक जख्म है। अगले दिन डिमिट्री का दोस्त उसकी तलाश में खंडहर तक पहुंचता है। कहानी यहीं खत्म होती है।